हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सेल वॉल करा दिए थे। अब हमारा जो अगला हेडिंग आता है उसको हम बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब अगला हेडिंग हमारा है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम थोड़ा तेज करेंगे क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। तो हमारा जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, जो जितने मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन, उनका टर्म किया जाता है स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर। मेनी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कंसीडर टुगेदर फंक्शन इज कोऑर्डिनेट। मतलब इसका ये होता है कि जो हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है एक कोऑर्डिनेट में काम करते हैं। मतलब उनका जो फंक्शन होता है एक कोऑर्डिनेट में होता है, उन्हीं को हम बोलते थे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है? तो हमारे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आता है गोल्गी बॉडीज, तीसरा आता है लाइसोसोम, चौथा आता है वैक्यूल। ये हो गया हमारा एंडोमेम्ब्रेनल सिस्टम। हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। अब हमारा कुछ ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जिनका फंक्शन होता है एक कोऑर्डिनेट में नहीं करता है, तो उसे हम बोल देते हैं वो क्या कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, उन्हें हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं कहते हैं। जैसे हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्राक्सिसोम। ये जो ऑर्गेनेल होते हैं इनका जो फंक्शन होता है एक कोऑर्डिनेट में नहीं होता है, नॉट कोऑर्डिनेट। फंक्शन इज नॉट कोऑर्डिनेट, मतलब ये कोऑर्डिनेट में काम नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं बोलते हैं। लिख देते हैं क्या? नॉट फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट, नॉट फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट मतलब ये कोऑर्डिनेट में काम नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं बोलते हैं। तो अगला हमारा आता है, एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो अगला हमारा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो इसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है स्क्रेप कर जाता है साइटोप्लाज्म में, उसी को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लिख लिया, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर secreted by cytoplasm that is called endoplasmic reticulum. Tubular structure secreted by cytoplasm is known as cytoplasm that is called एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो स्क्रेप का जाता है साइटोप्लाज्म में, उसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगला हमारा आता है इसका क्या कार्य है। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है डिवाइड होता है इंटरसेलुलर स्पेस। जो हमारा इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। तो एक होता है हमारा इंट्राल्यूमिनर, दूसरा होता है एक्स्ट्राल्यूमिनर। क्या होता है? एक्स्ट्राल्यूमिनर। जो हमारा इंट्राल्यूमिनर होता है इसे बोलते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। जो हमारा इंट्राल्यूमिनर होता है इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
और ये होता है साइटोप्लाज्म। ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारा एक्स्ट्रालेमुलर इंट्रालेमुलर कहाँ पर होता है। तो हम देखते हैं जो हमारा इंट्रालेमुलर जैसे हमारा हो गया स्ट्रक्चर, इसमें हमारा साइटोप्लाज्म भरा है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियर, यहाँ पर पड़ा है हमारा न्यूक्लियर पोर। ये हो गया हमारा न्यूक्लियर पोर। और उसके बाद हमारा यहाँ पर लगा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखते हैं कि जो हमारा इंट्रालेमुलर होता है यहाँ पर होता है, इसके अंदर इसे बोलते हैं इंट्रालेमुलर, इंट्राल्यूमिनल। और जो हमारा यहाँ पर होता है साइटोप्लाज्म, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रालेमुलर, एक्स्ट्राल्यूमिनल। ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं, इसका वर्क देख लेते हैं क्या होता है। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अब इसका हम फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या मतलब इसका वर्क क्या है। तो हमने सॉरी एक चीज भूल गए, फिर बनाना पड़ेगा, नहीं छोड़ो। तो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके कुछ पार्ट पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पे राइबोसोम एब्सेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SIR RER। तो हम देखते हैं राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट, उसे हम बोल दिए RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पे राइबोसोम एब्सेंट होता है, राइबोसोम एब्सेंट होता है, उसे बोलते हैं SIR। ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका फंक्शन और कार्य देख लेते हैं। तो ये हमारा राइबोसोम हो गया। और हमारा जो RER होता है, RER होता है, इसका काम होता है, फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन करना, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन करता है। और फिर इसका हमारा अगला आता है SER, SER। SER क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है। और एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन को सिंथेसिस करता है, स्टेरॉइड हार्मोन को सिंथेसिस करता है SER। ये हमारा हो गया RER और SER। RER जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, सिक्रेशन करता है। जो SER होता है लिपिड सिंथेसिस करता है, और एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन को सिंथेसिस करता है हमारा SER। ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगला हेडिंग हमारा आता है गोल्गी बॉडीज। क्या, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज। अब हम देखते हैं गोल्गी बॉडीज का था। गोल्गी बॉडीज होता है, सबसे इसको बताने वाले साइंटिस्ट था कैमिलो गोल्गी। इन्होंने क्या किया, एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर था जो न्यूक्लियस के पास था। इन्होंने देखा, तो उन्हें देखा कि जो रेटिकुलर न्यूक्लियस के पास था स्ट्रक्चर था, तो इन्होंने देखा, फिर उसका नाम इन्होंने बता दिया गोल्गी बॉडीज। क्योंकि इनका गोल्गी नाम था इसलिए इनका उसका नाम रख दिया गोल्गी बॉडीज। जो हमारा गोल्गी बॉडीज होता है, फ्लैट होता है, डिस्कस होता है, उसके बाद सिस्टर्नी होता है। तो हमने क्या देखा, जो इसका डायमीटर होता है 0.5 होता है, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो हम इसको बताने वाले थे कैमिलो गोल्गी, कैमिलो गोल्गीज। कब बताया था, 1898 में। इन्होंने 1898 में कैमिलो गोल्गी ने इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, तो जो न्यूक्लियस के पास था एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो रेटिकुलर स्ट्रक्चर था तो न्यूक्लियस के पास था। देखो चल रहा है। तो उसके बाद देखो रेटिकुलर स्ट्रक्चर था जो हमारा था नियर द न्यूक्लियस, ये हमारा हो गया। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
तो जब इन्होंने देखा तो इसका नाम रख दिए, ये जो रेटिकुलर स्ट्रक्चर था न्यूक्लियस के पास, तो उसका नाम इन्होंने क्या बताया, गोल्गी बॉडीज। तो इन्होंने क्या बताया, जब इन्होंने देखा तो क्या था, मेनी फ्लैट था, और उसके बाद दूसरा था मेनी फ्लैट था, और दूसरा क्या था, डिस्क शेप था, मेनी फ्लैट था, डिस्क शेप था, और दूसरा क्या था, सिस्टर्नी था, सिस्टर्नी होता है। और इसका डायमीटर जो होता है, इसका जो डायमीटर होता है, इसका डायमीटर जो होता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है, मतलब 0.5 माइक्रोमीटर to 1 माइक्रोमीटर होता है, इसका डायमीटर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं गोल्गी बॉडीज जो होता है हमारा, तो फिर अगला हमारा आता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी होता है जो नियरली होता है नंबर ऑफ सिस्टर्नी जो होता है प्रेजेंट होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। जो नंबर ऑफ सिस्टर्नी होता है, नंबर ऑफ सिस्टर्नी प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये हो गया हमारा गोल्गी बॉडी। अब हम देखते हैं जो हमारा गोल्गी बॉडी होता है उसका 2 पार्ट होता है, 2 फेज होता है। जो हमारा गोल्गी बॉडी होता है उसका 2 फेज होता है, एक होता है सिस फेज, एक होता है ट्रांस फेज। जो सिस होता है कॉन्वेक्स होता है, जो ट्रांस होता है कॉन्केव होता है। जो सिस होता है कॉन्वेक्स होता है, जो ट्रांस होता है कॉन्केव होता है। जो सिस होता है फार्मिंग का काम करता है, और जो ट्रांस होता है ये मैच्योरेशन का काम करता है। मैच्योरेटिंग का काम करता है। अब उसके बाद हमारा आता है जो हमारा क्या कहते हैं, सिस और ट्रांस होते हैं, एक क्या होते हैं, एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड होते हैं। जो सिस और ट्रांस फेज होते हैं एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा गोल्गी बॉडी। जब हमारा पैकिंग मटेरियल, जब हमारा प्रोटीन बना तो हमने प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी भेज दिए। अब हाई प्रोटीन तो वहां बना, अब उसको जब हमने भेजा तो हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आ गया गोल्गी बॉडीज में। अब इसका यहाँ पर क्या होता है, तो जो हमारा गोल्गी बॉडीज आए, अब हमारा गोल्गी बॉडीज का काम ही होता है, इसका फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन होता है पैकिंग का काम करता है, पैकिंग ऑफ प्रोटीन। दूसरा होता है मॉडिफाइड करता है, मॉडिफाइड इन ऑफ प्रोटीन। तीसरा काम करता है इसका ग्लाइकोसाइलेशन कर देता है, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन इसका एक काम होता है, फंक्शन होता है। अब उसके बाद हमारा सब ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन हो गया, मॉडिफाइड ऑफ प्रोटीन हो गया, पैकिंग ऑफ प्रोटीन हो गया, इसका फंक्शन हो जाता है। अब अगला हम इसका देखते हैं जो हमारा गोल्गी बॉडीज होता है। अब ये क्या करता है, जैसे हमारा पैकिंग मटेरियल आया, जब हमारा प्रोटीन आया तो फिर उसको हम गोल्गी बॉडी भेजते हैं, तो हमारा जो सिस पेज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फ्यूज होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आया, फिर हमारा सिस पेज पे होते हुए फिर हमारा मूव कर जाता है ट्रांस पेज। जो हमारा प्रोटीन आया सिस पेज से होकर हमारा मूव कर जाता है ट्रांस पेज।
फिर अगला हमारा क्या होता है, जो हमारा सिस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और जो सिस पेज होता है क्या होता है, एक दूसरे के क्लोज एसोसिएटेड होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी जो होते हैं एक दूसरे के क्लोज एसोसिएटेड होते हैं। फिर उसके बाद जब हमारा प्रोटीन आया फिर उसको हमने भेजा, तो भेजने बाद वो गया, उसका मॉडिफाइड हो गया, मॉडिफाइड होकर फिर मैचुरेशन पे ट्रांसफेज में हमने भेज दिया। फिर इसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफेज में गया तो अब इसका पैकिंग हो गया, पैकिंग होकर फिर ट्रांसफेज मॉडिफाइड होकर ट्रांसफेज में चला गया। अब इसका क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, वर्क मतलब इसका जो हमारा गोल्गी बॉडी होता है फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस करता है ग्लाइकोप्रोटीन। ये हो गया हमारा गोल्गी बॉडी का फंक्शन, वर्क, सब चीज हो गया, इसका काम क्या है, इसने क्या किया, ये हो गया हमारा गोल्गी बॉडी। अब अगला हमारा आता है लाइसोसोम। अब देखते हैं जल्दी से लाइसोसोम क्या आता है, कुछ नहीं, लाइसोसोम। अब हमारा क्या हो गया कि जब हमारा लाइसोसोम हो गया तो हमारा क्या होगा कि जैसे ही हमारा पैकिंग मटेरियल आया, अब हमारा जो पैकिंग मटेरियल हो गया उसको हमने आगे ट्रांसफर कर दिया ट्रांस द्वारा, ट्रांसफर से जब आगे हम अब उसको लाइसोसोम में भेज दिए। तो जब हम लाइसोसोम में भेज दिया, इसका लाइसोसोम में क्या पैकिंग मटेरियल लाइसोसोम में आ गया। अब इसका काम होता है, जो हमारा लाइसोसोम होता है यहाँ पर आल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है। आर टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक यहाँ एंजाइम प्रेजेंट होता है। और कौन कौन से एंजाइम होते हैं उसे देख लेते हैं। हाइड्रोलिसिस एंजाइम कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोलिसिस एंजाइम कौन कौन से होते हैं, तो इसमें होता है प्रोटीएसेस होता है, प्रोटीएसेस, लिपिएसेस, प्रोटीएसेस, लिपिएसेस, उसके बाद कार्बोहाइड्रेसेस, ये होता है। इनमें हमारा जो आर टाइप ऑफ एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, प्रोटीएसेस होता है, लिपिएसेस होता है, कार्बोहाइड्रेसेस होता है। फिर इसको हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा गोल्गी बॉडी होता है और एक ऑप्टिमली एक्टिव एंड एसिडिक पीएच पर काम करता है, ऑप्टिमली एक्टिव एंड एसिडिक पीएच पर काम करता है, एसिडिक पीएच पर काम करता है। ये हमारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और इसमें डाइजेशन कौन कौन सा होता है, प्रोटीन का होता है, लिपिड का होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन होता है। ये हमारा हो गया लाइसोसोम। अब अगला हम देख देते हैं वैक्यूल्स। अब हम अगला देखते हैं वैक्यूल। अब वैक्यूल्स, हमारा वैक्यूल्स क्या होता है बच्चों, तो वैक्यूल जो होता है, अब हमारा जो मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं, जो मतलब क्या कहता है, जो मेम्ब्रेन ऑर्गेनल स्पेस होता है प्लांट सेल में, उसी को बोलते हैं वैक्यूल्स। मेम्ब्रेनल ऑर्गेनल स्पेस प्रेजेंट इन प्लांट सेल, उसे हम बोलते हैं वैक्यूल्स। तो मेम्ब्रेनल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन मेनी मतलब लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़ा स्पेस होता है, उसे बोलते हैं वैक्यूल्स। मेम्ब्रेनल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेनल ऑर्गेनल स्पेस जो प्रेजेंट होता है, जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, उसी को हम बोल देते हैं वैक्यूल्स।
जो हमारा मेम्ब्रेन अगला स्पेस होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, उसी को हम बोल देते हैं वैक्यूल। अब वैक्यूल्स क्या होता है, जो हमारा वैक्यूल्स होता है इसमें सिंगल मेम्ब्रेन, जो हमारे वैक्यूल में होता है सिंगल मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट जो हमारा एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है तो वैक्यूल्स में, उसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। अब देखते हैं तो वैक्यूल्स क्या होता है। जो हमारा वैक्यूल होता है प्लांट सेल में 90% वॉल्यूम को कवर करता है। 90% प्लांट सेल में वैक्यूल, प्लांट सेल में वैक्यूल 90% सेल वॉल्यूम को कवर करता है, सेल वॉल्यूम को कवर करता है। और जो हमारा टोनोप्लास्ट होता है वो क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आयन और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। हाँ, एक चीज और इसका काम भूल गए, जो हमारा टोनोप्लास्ट होता है जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे हमारा स्केटरी ऑर्गन हो गया, सैक हो गया और वाटर हो गए और मेनी जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको स्टोरेज का काम करता है। ऑल वेस्ट मटेरियल, बस ऑल वेस्ट मटेरियल स्टोरेज इन वैक्यूल, स्टोर करता है इन वैक्यूल। हमारे वैक्यूल का जो काम होता है, जितने भी हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको स्टोर कर देते। फॉर एग्जाम्पल हमारा हो गया सैप हो गया, स्केटरी ऑर्गन हो गया, स्केटरी प्रोडक्ट हो गया, स्केटरी प्रोडक्ट हो गया और उसके बाद वाटर हो गए। ये सब जितने भी क्या कहते हैं वेस्ट मटेरियल होते हैं वो स्टोर कर लेता है। और फिर इसका तो अगला काम एक और फंक्शन होता है, जो हमारा टोनोप्लास्ट होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। टोनोप्लास्ट में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है आयन है सब मॉलिक्यूल। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है आयन एंड सब मॉलिक्यूल, आयन एंड सब मॉलिक्यूल। मतलब जो हमारा टोनोप्लास्ट होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है आयन और सब मॉलिक्यूल फैसिलिटेटेड, लेकिन ये क्या आता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट करता है, ग्रेडियंट के अगेंस्ट करता है, अगेंस्ट करता है। एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट करता है। उसके बाद अब हमारा अगला आता है, अगला क्या होता है कि जो हमारा वैक्यूल्स होता है ये जितने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट करता है टोनोप्लास्ट। ये हो गया हमारा वैक्यूल। देखिए कुछ छूट तो नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। एक चीज और छूट रहा था, तो हाँ, जो हमारा कंसंट्रेशन होता है वैक्यूल का ग्रेटर होता है साइटोप्लाज्म का। जो कंसंट्रेशन ऑफ वैक्यूल्स, कंसंट्रेशन ऑफ वैक्यूल ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है, जो हमारा वैक्यूल का कंसंट्रेशन होता है ग्रेटर होता है साइटोप्लाज्म से। फिर अगला हमारा आता है कि जो हमारा वैक्यूल होता है टू टाइप होता है। एक होता है कंडक्टाइल वैक्यूल, एक होता है फूड वैक्यूल। एक होता है कंडक्टाइल वैक्यूल,
कंडक्टाइल वैक्यूल, एक होता है कंडक्टाइल वैक्यूल, दूसरा होता है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जो कंडक्टाइल वैक्यूल होता है उसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन। जो फूड वैक्यूल होता है इसका होता है इनगल्फ ऑफ फूड, फूड को ऑब्जॉर्व करता है। इसके बाद ये हो गया हमारा क्या कहते हैं, वैक्यूल खत्म हो गया, पूरा हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म हुआ। अब हमारा अगला हेडिंग आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मोसोम, उसको करेंगे।